हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम हेयर। गाइज, एनवायरमेंटल बायोलॉजी का अपना सीरीज चल रहा था और एमएससी फाइनल ईयर जूलॉजी के अंदर यूनिट फर्स्ट जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इस सीरीज के अंदर यूनिट फर्स्ट जो है एमएससी फाइनल ईयर जूलॉजी का। ठीक है, अभी ये है यूनिट सेकंड और यूनिट सेकंड कौन सी है? इकोसिस्टम डायनामिक्स एंड मैनेजमेंट। और इसके अंदर अपना फर्स्ट टॉपिक जो है वो है कॉम्प्लेक्सिटी, स्टेबिलिटी एंड होम्योस्टेटिस ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्टली देखते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। देखो, इकोसिस्टम जो है हम एक बेसिक वीडियो क्लियर करा था, हमने बेसिक पढ़ा था इकोलॉजी का फर्स्ट वीडियो के अंदर। उसमें हमने देखा था कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल बोलते हैं। और बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन बनाते हैं। ठीक है, और बहुत सारी पॉपुलेशन मिलके क्या बनाती है? कम्युनिटी बनाती है। ठीक है, अब बहुत सारी कम्युनिटी प्लस क्या होगा? एबायोटिक कंपोनेंट किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जा रहे हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स या फिर एबायोटिक फैक्टर्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारी कम्युनिटीज़ और एबायोटिक फैक्टर्स पाए जाते हैं, या फिर इनका आपस में जो इंट्रैक्शन होता है एक पर्टिकुलर एक सर्टेन एरिया के अंदर, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? इसी को हम बोल रहे हैं इकोसिस्टम। ठीक है, सो इकोसिस्टम क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ बोथ कम्युनिटीज एंड एबायोटिक फैक्टर्स इन ए सर्टेन एरिया। सो आई होप ये क्लियर होगा गाइस। तो हम देखते हैं इकोसिस्टम डायनेमिक्स। इकोसिस्टम हम देखेंगे, डायनेमिक्स का मतलब कि गतिशील होता है। वो इकोसिस्टम जो है वो कभी भी लाइक हम देखेंगे उसमें चेंज होते रहते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम जो है उसमें क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। अब ये चेंज एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस के कारण भी हो सकता है। एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस के कारण ये चेंज हो सकते हैं, या फिर कुछ इंटरनल फोर्सेस के कारण ये चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या होता है? डायनेमिक होता है। इसके अंदर क्या देखते हैं हम कि इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है, और चेंज का कारण एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस और इंटरनल फोर्सेस भी हो सकते हैं। चेंज की अगर हम बात देखें कि फायर हो गया, लावा हो गया, पॉल्यूशन हो गया, इन्वेसिव स्पीसीज हो गया, एडेप्टेशन, माइग्रेशन एंड डेथ प्लांट एनिमल, इन सब का डेथ हो गया। तो ये सारी प्रोसेसेस, ये सारी चीज़ें क्या दिखा रही है कि एनवायरनमेंट के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है, देखो, कुछ इंटरनल फैक्टर और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए? एनवायरमेंटल डायनामिक्स के लिए, उस चेंज के लिए। जो डायनामिक है वो इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों के द्वारा हो सकता है। और एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें हम तो क्लाइमेट हो गया, कुछ पेरेंट मटेरियल जो कि सॉइल को फॉर्म करते हैं, ये क्या करते हैं? इकोसिस्टम की ओवरऑल स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ठीक है, बट ये जो फैक्टर हैं ये खुद को इकोसिस्टम के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं करते, बल्कि ये किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? ये जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं ये इंटरनल फैक्टर के द्वारा कंट्रोल होते हैं गाइज। ठीक है, while the resources inputs are generally controlled by external processes, जो भी resources है उनका input जो है वो external processes के द्वारा क्या होता है? कंट्रोल रहता है। The availability of these resources within the ecosystem is controlled by internal factors such as decomposition. लेकिन इन resources की जो availability है वो किसके द्वारा कंट्रोल है? इंटरनल फैक्टर्स के द्वारा। और लाइक क्या हो गया? डिकम्पोजिशन हो गया, रूट कॉम्पिटिशन हो गया और शेडिंग हो गया। इनकी वजह से क्या हो रहा है? इंटरनल फैक्टर के द्वारा ये रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी जो है वो कंट्रोल करी जा रही है। लेकिन इनका जो इनपुट है रिसोर्सेज का वो किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है? एक्सटर्नल प्रोसेसेस के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ हम देखेंगे कि कुछ अदर इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या आ गए। डिस्टर्बेंस हो गया, सक्सेशन हो गया, और टाइप ऑफ स्पीसीज जो कि प्रेजेंट होते हैं किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर, ये सारे के सारे क्या हैं? इंटरनल फैक्टर्स हैं। जितनी ज़्यादा स्पीसीज होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी? बायोडाइवर्सिटी होगी। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या देखने को मिलता है कि इकोसिस्टम जो है वो हमें डायनामिक देखने को मिलता है।
ठीक है। इकोसिस्टम जो है वो हमें क्या देखने को मिलता है, डायनेमिक देखने को मिलता है। डायनेमिक का मतलब आई होप समझ गए होंगे। डायनेमिक का मतलब वो चेंजमेंट होता रहता है इकोसिस्टम के अंदर। जैसे कि एक ड्रॉट हो गया, एक ड्रॉट कंडीशन हो गई, या फिर हम देखेंगे कि कॉल्ड विंटर हो गई है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या देखने को मिलता है कि इकोसिस्टम में शॉर्ट टर्म के लिए वेरिएबिलिटी दिखाती है। ठीक है, लाइक चेंजमेंट तो आएगा इकोसिस्टम में लेकिन थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, विंटर आएगी, कुछ टाइम के लिए रहेगी और उसके बाद में चली जाएगी। तो कुछ टाइम के लिए क्या हुआ, एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में क्या हुआ, चेंजमेंट आया। एनिमल पॉपुलेशन जो है वो भी ईयर टू ईयर वेरी करती है। जब वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, उस टाइम एनिमल्स की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और जब रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी या फिर स्कार्स होंगे अमाउंट में, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, एनिमल्स की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो गाइज इस तरह से हम देखते हैं कि टाइम टू टाइम क्या होता रहता है, एनवायरनमेंट में चेंज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं कि इकोसिस्टम जो है वो डायनामिक है। आई होप इतना क्लियर होगा गाइज। तो ये कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर इंटरेक्ट करते हैं किसके थ्रू, न्यूट्रिएंट साइकिल और एनर्जी फ्लो के थ्रू। ठीक है, अब बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर के बीच में इंट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, न्यूट्रिएंट साइकिल और एनर्जी फ्लो के थ्रू होता है। एक्सटर्नल फैक्टर कंट्रोल करते हैं रिसोर्सेज के इनपुट को, बट ये इन्फ्लुएंस नहीं होते इकोसिस्टम से खुद से। ठीक है, जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं किसके अंदर, इकोसिस्टम के अंदर। लाइक डिकम्पोजिशन हो गया, सक्सेशन हो गया और टाइप्स ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन इकोसिस्टम। ये सारे के सारे कौन से फैक्टर हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है जो कि क्या करता है, स्मॉल चेंजेज को रिकवर करता है इकोसिस्टम के अंदर और नेगेटिव फीडबैक और रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। इससे रिकवर करता है जो चेंज आते हैं और उसकी जिसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है इकोसिस्टम के ऊपर, उससे क्या करता है, रिकवर करता है इकोसिस्टम को और वो अपनी वापस ओरिजिनल स्टेट के अंदर रिटर्न कर जाता है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब देखेंगे कि मान लो कहीं भी इकोसिस्टम में क्या आया, कुछ चेंजमेंट आ गया। इस चेंजमेंट की वजह से ये क्या था, नेगेटिव चेंजमेंट था। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कब होगा कि जब यहाँ से इसने रिकवर कर लिया इस नेगेटिव इम्पैक्ट से और ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गया इकोसिस्टम। ओरिजिनल स्टेट में जब इकोसिस्टम आ गया तो इस तरह से इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जो कि इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है कि स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। रेजिस्टेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इकोसिस्टम जब हम पढ़ते हैं उसकी डायनामिक स्टेबिलिटी के लिए। रेजिस्टेंस क्या डिस्क्राइब करता है, जब भी कोई डिस्टर्बेंस आएगा तो वो क्या करेगा, इकोसिस्टम उससे रेजिस्ट करेगा और वो इक्विलिब्रियम को बैलेंस करके रखेगा। ठीक है, उस चेंजमेंट को वो होने ही नहीं देगा या फिर बहुत कम अमाउंट में होने देगा। ह्यूमन डिस्टर्बेंस टू इकोसिस्टम कैन ओवरवेलम द इकोसिस्टम्स रिजिलेंस, क्रिपलिंग इट्स एबिलिटी टू रिटर्न टू इक्विलिब्रियम। मान लीजिए कोई चेंज हो भी गया है, रेजिस्टेंस क्या हुआ कि वो चेंज को होने ही नहीं देगा, उसके लिए रेजिस्ट करेगा। और रिजाइलेंस क्या होगा, मान लीजिए कोई चेंज हो गया, अब चेंज हो गया तो उसको वापस रिटर्न उसी इक्विलिब्रियम में लाना होगा और वही एबिलिटी क्या होती है, रिजाइलेंस होती है। देखो ये तीनों पॉइंट यहाँ पे हैं। रिजाइलेंस, द स्पीड विद विच एन इकोसिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर अ डिस्टर्बेंस। कोई भी डिस्टर्बेंस हुआ, वहाँ पे क्या हुआ, मान लीजिए कोई भी ड्रॉट आ गया। ठीक है, ड्रॉट कंडीशन आ गई और यहाँ पे क्या हो गया, पॉपुलेशन हो गया भाई कम, पॉपुलेशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब ये क्या है, एक चेंज है। अब पॉपुलेशन को वापस इनिशियल स्टेज में पहले जितना पॉपुलेशन था उतना पॉपुलेशन लेके जाना है, यानी कि इक्विलिब्रियम तक लेके जाना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, रिजाइलेंस बोलेंगे। जब
रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो टेंडेंसी ऑफ ए सिस्टम टू रिमेन क्लोज टू इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्पाइट डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस तो आएंगे लेकिन वो क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा और इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन करके रखेगा। इक्विलिब्रियम 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 ये नाम हम बहुत ज़्यादा बार ले रहे हैं, तो होता क्या है ये चीज़, द कंडीशन ऑफ ए सिस्टम इन विच कॉम्पिटिंग इन्फ्लुएंसेज आर बैलेंस्ड रिजल्टिंग इन नो येट चेंज। देखो थोड़ा बहुत चेंजमेंट तो आता रहता है इकोसिस्टम में, लेकिन वो फिर भी आगे पीछे होके क्या होता रहता है, बैलेंस होता रहता है। तो फाइनल जो चेंज है उसके अंदर वो कुछ हमें इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा इस। अगर फिर भी अगर कुछ डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, एक तो होता है सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स होता है। दो नाम हमने सुना है। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें चेंजमेंट लाना डिफ़िकल्ट हो, उसको डिस्क्राइब करना डिफ़िकल्ट हो, उसको अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट हो, उसको प्रिडिक्ट मैनेज डिज़ाइन करना क्या हो, डिफ़िकल्ट हो। तो इकोसिस्टम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स हम इसको क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ पे इकोसिस्टम के अंदर क्या है, इकोसिस्टम में क्या है, बहुत सारे स्पीसीज पाई जाती हैं। मैनी स्पीसीज प्रेजेंट इन इकोसिस्टम। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीसीज प्रेजेंट होंगे, यानी कि मोर डाइवर्सिटी, मोर बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बहुत सारे एबायोटिक फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं और ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ये बहुत सारे स्पीसीज और ये एबायोटिक फैक्टर्स आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो एक नेटवर्क बना लेते हैं। और ये नेटवर्क कैसा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम क्या होता है, वो एक कॉम्प्लेक्स होता है। अब ये ना कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए, इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। अब स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होगी ये, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होती है, इंटरडिपेंडेंट होती है। ये जो स्पीसीज है ये इंटरडिपेंडेंट होती है और इनके ये एक दूसरे के ऊपर यानी डिपेंड करती है। और इसी वजह से क्या है, ये कॉम्प्लेक्सिटी है, ये इकोसिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, for the management and conservation of ecosystem services, it is important to know how the complexity of an ecosystem is related to its stability. इकोसिस्टम के मैनेजमेंट और कंजर्वेशन की के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इकोसिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को जानें, क्योंकि ये इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हाउ द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज इन द इकोसिस्टम एंड द नेटवर्क ऑफ देयर इंट्रैक्शन can contribute to maintaining a stable supply of services। देखो ये जो नेटवर्क होता है, इस नेटवर्क की वजह से ही एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज पे क्या करती है, डिपेंड करती है, या फिर एबायोटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो ये जो इंट्रैक्शन होता है इसकी वजह से क्या होता है, एक स्टेबल सप्लाई ऑफ सर्विस बनी रहती है। ठीक है, तो फाइनली क्या होता है, इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर इंट्रैक्शन बायोटिक और एबायोटिक कम्युनिटी का इंट्रैक्शन होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, जो कि उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर रहा होगा गाइस। इकोसिस्टम स्टेबिलिटी की बात करें तो देखेंगे कि हम देखते हैं मेजोरिटी के अंदर कि नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर चेंजमेंट तो भाई होता ही रहता है, उसके अंदर डिस्टर्बेंस तो पक्का ही पक्का होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इकोलॉजिस्ट क्या डिस्क्राइब करते हैं कि इकोसिस्टम स्टेबिलिटी एक एबिलिटी है इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर और फंक्शन को ज़्यादा लंबे टाइम के पीरियड के लिए मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इन दोनों चीज़ों को लंबे टाइम के लिए अगर मेंटेन करना है तो वो जो एबिलिटी है क्या कहलाएगी, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी कहलाएगी। यहाँ पे डिस्टर्बेंस तो श्योरली होगा ही होगा, लेकिन फिर भी जो एबिलिटी होती है स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन करने की, उसी को हम इकोसिस्टम स्टेबिलिटी बोलते हैं। सो इकोसिस्टम स्ट्रक्चर का नाम हमने देखा पीछे, तो इकोसिस्टम स्ट्रक्चर होता क्या है, इसके अंदर फिजिकल और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इंक्लूड करते हैं लैंडस्केप का, नंबर एंड डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज़ जो भी प्रेजेंट है इकोसिस्टम के अंदर वो आ जाता है, नंबर एंड डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट, द पॉपुलेशन साइज ऑफ दो स्पीसीज एंड द वेज इन विच दीज पॉपुलेशन इंटरेक्ट। इसके अंदर वो सब आ जाते हैं कि किस वे में वो पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट कर रही है और पॉपुलेशन का साइज क्या है,
और फिज़िकल और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है लैंडस्केप का, और इसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्पीसीज़, कितने डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज़ प्रेजेंट है किसी भी इकोसिस्टम में, वो सारे के सारे क्या किस में इंक्लूड हो जाते हैं, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। लाइक इकोसिस्टम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या आ गया, फिजिकल और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल एंड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लैंडस्केप। इसके अलावा कितने नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट हैं, डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज, और किस वे में वो पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट कर रही है, ये सारी की सारी चीज़ें हम किसके अंदर देखते हैं, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं। देन नेक्स्ट जो वर्ड सुना था हमने पीछे, इकोसिस्टम फंक्शन। इकोसिस्टम फंक्शन किसको रेफर करता है, वाटर और न्यूट्रिएंट साइकिल का जो प्रोसेस होता है वो, और बायोमास प्रोडक्टिविटी जो इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, वो सारी की सारी किस में चली आती हैं, इकोसिस्टम फंक्शन के अंदर चली आती हैं। ठीक है, सो इकोसिस्टम स्टेबिलिटी के अंदर क्या देखा कि इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और इकोसिस्टम का फंक्शन काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए क्या होता है, मेंटेन होता है, उसी एबिलिटी को हम इकोसिस्टम स्टेबिलिटी बोल रहे हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस एंड रिजाइलेंस, रेजिस्टेंस एंड रिजाइलेंस ये दो मेन कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए। जो इकोसिस्टम है वो रेजिस्टेंस डिस्प्ले करता है जब स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो क्या करते हैं, वो सेम रहते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रही है लेकिन फिर भी इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन नॉर्मल है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है उस चेंज के लिए। जो एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है उस टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस शो हो रहा है, और इस वजह से स्ट्रक्चर और जो फंक्शन है वो नॉर्मल रहते हैं। लेकिन अगर हम रिजाइलेंस की बात करें तो रिजाइलेंस जब डिस्टर्बेंस होगा और चेंज हो गया उस टाइम वापस नॉर्मल स्ट्रक्चर और नॉर्मल फंक्शन को रीगेन करना ही क्या है, रिजाइलेंस है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा गाइज। रेजिस्टेंस क्या है कि जब भी कोई चेंजमेंट हो रहा है तो उसके लिए क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा वो, और उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन को क्या करेगा, वो नॉर्मल बनाए रखेगा, उसको चेंज होने ही नहीं देगा इतना। और रिजाइलेंस की अगर हम बात करें तो रिजाइलेंस में क्या होगा कि भाई चेंज तो हो गया डिस्टर्बेंस की वजह से, लेकिन वापस उस नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन को रीगेन करना ही रिजाइलेंस होता है। ठीक है, ये स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफन द की टू बोथ रेजिस्टेंस एंड रिजाइलेंस। स्पीसीज डाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस और रिजाइलेंस क्या होगा, देखने को मिलेगा। लाइक स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो हम देखेंगे कि जहाँ पे जो इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी से रिच है, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी, वहाँ वो इकोसिस्टम क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा उस इकोसिस्टम के जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम अमाउंट में पाई जाएगी। ठीक है, सो बायोडाइवर्सिटी जहाँ पे ज़्यादा होगी इकोसिस्टम वहाँ पे मोर स्टेबल होगा, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम होगी वहाँ पे इकोसिस्टम लेस स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, हम देखते हैं कि कैसे एनवायरमेंटल चेंज अफेक्ट करते हैं इकोसिस्टम स्टेबिलिटी को। तो स्पीसीज़ और पॉपुलेशन कम्युनिटीज़ के अंदर क्या करती हैं, रिस्पॉन्स करती हैं चेंजमेंट के लिए। और स्पीसीज़ कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी एनवायरमेंट चेंज के लिए कि ये क्या करती है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखती है। और जो पॉपुलेशन है उसके सक्सेस होगा या फेलियर होगा मेंबर की सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन का, ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलेगी। लाइक क्या मतलब हुआ, कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, यहाँ पे हुआ एनवायरनमेंट चेंज, यहाँ पे क्या हो गया, एनवायरमेंटल चेंज आ गया, और यहाँ पे जो चेंज आए हैं इस चेंज के लिए जो पॉपुलेशन क्या होगा, अडेप्ट कर लेगी, या फिर इसमें एबिलिटी होगी उस चेंजमेंट के लिए अडेप्ट करने की, या फिर उसके लिए लाइक क्या बोल सकते हैं, जो ज़्यादा टॉलरेट करेगा, ये वाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं हम, जो चेंजमेंट को टॉलरेट कर पाएगा या फिर इसके लिए अडेप्ट कर पाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ क्या, वो पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, सर्वाइव कर पाएगी और रिप्रोड्यूस कर पाएगी। लेकिन जो इस चेंजमेंट के लिए टॉलरेट नहीं कर पाएगा, अडेप्ट भी नहीं कर पाएगा, तो वो उसका सर्वाइवल के चांस कम हो जाएंगे, उसके रिप्रोडक्शन के चांस भी कम हो जाएंगे। तो एनवायरमेंटल चेंज की वजह से एक पॉपुलेशन पे ये भी फ़र्क पड़ता है। अगर एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होंगी तो बायोडाइवर्सिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, और इकोसिस्टम
रेजिस्टेंस और रिजाइलेंस भी डिक्लाइन हो जाएगा और हमें देखने को मिलेगा कि इकोसिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो लॉस हो जाएगी। ठीक है, इकोसिस्टम दैट आर लेस स्टेबल मे नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू ए नॉर्मल इकोसिस्टम environmental disturbance which may damage ecosystem structure and ecosystem function और both। जहाँ पे जो इकोसिस्टम लेस स्टेबल होगा तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस होंगे और उसकी वजह से इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों ही डैमेज हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें किस में देखने को मिलती हैं, जब एनवायरमेंटल चेंज होते हैं और उसकी वजह से इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमने देखा। तो हमने इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी पे इफेक्ट क्या देखा, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी पे इफेक्ट ये देखा जब एनवायरमेंटल चेंज होगा तब जो पॉपुलेशन है वो उस चेंज के लिए अडेप्ट कर पाएगी या टॉलरेट कर पाएगी या नहीं, ये उसके सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन पे इफेक्ट डालेगा। ठीक है, कोई भी पॉपुलेशन है, कोई चेंज हुआ एनवायरनमेंट के अंदर, उस चेंज के लिए वो अडेप्ट कर पाएगी या फिर टॉलरेट कर पाएगी या फिर नहीं, तो ये चीज़ किसको इफेक्ट करेगी, पॉपुलेशन के सर्वाइवल को और उसके रिप्रोडक्शन को। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी वो जो है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। जो रेजिस्टेंस है एंड जो रिजाइलेंस है ये भी डिक्रीज़ हो जाएंगे और डिक्रीज़ होने के साथ में ये स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे, अगर बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन हुई, रेजिस्टेंस और रिजाइलेंस डिक्लाइन हुआ तो स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। और जहाँ पे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी कम होगी तो इसका क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर और इसका जो फंक्शन है इकोसिस्टम का वो डैमेज हो जाएगा। तो ये सारे के सारे अफेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं जब एनवायरमेंटल चेंज होते हैं उसकी वजह से इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के ऊपर। साथ ही साथ कुछ नेचुरल एनवायरमेंटल चेंज भी होते हैं, लाइक फायर हो गया, हैवी स्टॉर्म हो गया, नेचुरल क्लाइमेट चेंज हो गया। ये क्या करते हैं, ये चेंज जो है लोकल पॉपुलेशन जो होती है प्लांट और एनिमल की, उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट डालते हैं या फिर उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जो ह्यूमन है वो भी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को क्या करता है, अफेक्ट करता है बहुत सारे वेज में, लाइक हैबिटेट लॉस हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन नेटिव स्पीसीज हो गया। अनइंटेंशनली भी ह्यूमन क्या करता है कि नॉन नेटिव स्पीसीज होती हैं उनको इंट्रोड्यूस करा देते हैं किसी एरिया में और उस वजह से उस इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। ठीक है, या फिर उसकी जो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो डैमेज हो जाता है नॉन नेटिव स्पीसीज के इंट्रोडक्शन की वजह से। पॉल्यूशन का रिलीज होना हो गया किसके अंदर, फूड वेब के अंदर, और क्लाइमेट चेंज के अंदर ह्यूमन का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो देखने को मिलता ही है। और ये सारी चीज़ें किस पे इफेक्ट डालती है, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट डालती है। ठीक है, इकोसिस्टम जो है वो फ्रिक्वेंटली डिस्ट्रॉयड होता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की वजह से और अर्बन डेवलपमेंट की वजह से। तो जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो भी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं, और अर्बन डेवलपमेंट जो है वो भी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। देन नेक्स्ट है होम्योस्टैटिस ऑफ इकोसिस्टम। होम्योस्टैटिस का मतलब क्या हुआ कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं समस्थिरता। समस्थिरता का मतलब लाइक ओवरऑल स्टेबिलिटी को ये मेंटेन करके रखता है। होम्योस्टैटिस इन इकोलॉजी इज द एबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम टू मेंटेन इट ओवरऑल स्टेबिलिटी डिस्पाइट एनी डिस्टर्बेंस। लाइक कोई भी डिस्टर्बेंस हो लेकिन फिर भी एक ओवरऑल स्टेबिलिटी को ये मेंटेन करके रखेगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे, लाइक कहीं भी फाइटोप्लैंक्टॉन्स है, ठीक है, किसी एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर फाइटोप्लैंक्टॉन्स है, ठीक है, और इनका अमाउंट क्या है भाई, लार्ज नंबर है, इनका लार्ज नंबर में प्रेजेंट है किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में। ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स, इनके ऊपर कौन फीड करता है, जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन इनके ऊपर फीड करते हैं। जब इनको भाई फूड जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में मिल रहा है, एक्सेस ऑफ फूड अवेलेबल है, तो इनका नंबर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज पॉपुलेशन।
अब जू प्लैंकटन ने फाइटोप्लैंक्टन्स पे फीड करना ज़्यादा कर दिया और इनका नंबर भी बढ़ गया, तो इनका नंबर बढ़ने की वजह से इन्होंने इनके ऊपर क्या किया, ज़्यादा फीड करा, तो अब इनका नंबर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा भाई फाइटोप्लैंक्टन्स का। तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए रिड्यूस, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए रिड्यूस। अब यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन रिड्यूस हो गए तो जू प्लैंक्टन भी क्या हो गए, उनको खाना कम मिल रहा है, और जू प्लैंक्टन को खाना कम मिल रहेगा तो इनका पॉपुलेशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू स्टारवेशन, स्टारवेशन यानी फूड यहाँ पे इनको नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब वापस से क्या हो गया, जू प्लैंक्टन का नंबर तो कम हो गया, अब ये नंबर कम हो गया तो फाइटोप्लैंक्टन्स पे कम फीड करेंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स पे फीड करने वाले एनिमल्स की जो नंबर है वो कम हो गया, तो फाइटोप्लैंक्टन का वापस से क्या हो जाएगा, वापस से फाइटोप्लैंक्टन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि ओवरऑल जो चेंज है उसको क्या कर लिया, मेंटेन कर लिया। यहाँ पे चेंजमेंट तो हो रहा है भाई, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, होम्योस्टैटिस बोल रहे हैं। ओके, so ecosystem homeostasis is all about equilibrium. When something is in equilibrium, it's in balance. इक्विलिब्रियम यानी कि जो बैलेंस में रहता है, ओवरऑल जो स्टेबिलिटी बैलेंस रहती है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं कि होम्योस्टैटिस में है। In the real world of ecosystem, nothing is ever perfectly balanced. So an ecosystem in equilibrium said to be in relatively stable state. This means that the population of various animals in the ecosystem are generally staying similar range. अभी हमने क्या देखा कि जो एनिमल्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स है, तो फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन। ठीक है, इन दो का एग्जांपल हमने लिया था एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर, तो हम इसमें देख रहे हैं कि जो जनरली इनका पॉपुलेशन है वो सिमिलर रेंज में ही रह रहा है। ठीक है, लाइक ये बैलेंस हो जा रहे हैं, तो जो वेरियस पॉपुलेशन है, वेरियस एनिमल्स का पॉपुलेशन है इकोसिस्टम के अंदर, वो एक सिमिलर रेंज के अंदर रहता है। ठीक है, वरना ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल भी चेंजमेंट ही नहीं होगा इकोसिस्टम के अंदर और वो क्या होगा, बैलेंस में रहेगा, तो ऐसे तो होता नहीं है। तो चेंजमेंट तो होता ही रहेगा, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो है स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि होम्योस्टैटिस के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी चेंज होता है, ये ह्यूमन की बॉडी के अंदर मैक्सिमम प्रोसेस देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी ये जो 4 स्टेप है, होम्योस्टैटिस, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर, एंड देन वापस से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। कि होम्योस्टैटिस के अंदर कोई भी स्टिमुलस होगा जो कि चेंज करेगा, चेंजमेंट लेके आएगा, और उसको क्या, उस चेंजमेंट को रिसेप्टर क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा, और वहाँ पे क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा डिफरेंट पाथवे की, डिफरेंट जो पाथवे है उसके थ्रू, देन इफेक्टर उसको क्या कर देगा, बैलेंस कर लेगा जो भी चेंजमेंट हुआ है उस चीज़ को। ठीक है, तो देन वो क्या आ जाएगी, बैलेंस में आ जाएगी। यही ये चीज़ जो है वो हमें देखने को मिलते हैं ह्यूमन की बॉडी के अंदर। ठीक है, रिसेप्टर और इफेक्टर, लेकिन सिमिलरली इकोसिस्टम के अंदर में भी यही होता है। इकोसिस्टम के अंदर में भी यही होता है कि फर्स्टली क्या होता है कि भाई कोई भी चेंज होगा, उस चेंज को क्या करेगा, रिसेप्टर की जगह कुछ लाइक बॉडी में कुछ और रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन इकोसिस्टम में भी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं एंड कंट्रोल कर देते हैं, और लास्ट में क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। लाइक रिजाइलेंस हमने देखा था, यहाँ पे रिजाइलेंस देखा था और रेजिस्टेंस देखा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं होम्योस्टैटिस और स्टेबिलिटी के अंदर। ठीक है, सो गाइज ये हमने देखा था कि इकोसिस्टम के अंदर इकोसिस्टम डायनामिक्स क्या है, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी क्या है, और इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, और इकोसिस्टम होम्योस्टैटिस क्या है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आज हमने इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर कवर करे हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। यूनिट 2 का ही नेक्स्ट टॉपिक होगा। सो अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिल जाए। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।